कहानी है प्रताप साहब का वारिस। प्रताप साहब के यहाँ मैं छोटी के बाद आई थी, लेकिन मजली में ही कहलाई। प्रताप साहब के पास 20 गांवों की मालगुजारी थी। महल नुमा बड़ी हवेली के बीच में दालान और आगे प्रताप साहब की बैठक थी। हवेली के दरवाजों पर 24 घंटे लठैत रहते थे। हाँ, तो बड़ी ही प्रताप साहब के सबसे करीब थी। जब प्रताप साहब कहीं जाते, तब वे घोड़े पर कोड़ा लिए बराबरी से चलती। उनमें दयाधर्म नहीं था। पूरे गांवों पर उनकी पकड़ थी। कहाँ से कितना पैसा आना है, किसके ऊपर कितना पैसा बकाया है, इसका पूरा हिसाब उनके पास था। प्रताप साहब 65 साल के आसपास हो चले थे और बड़ी 60 के करीब थी। प्रताप साहब को बस एक ही गम था कि उनकी कोई औलाद नहीं थी। इसी के चलते उन्होंने पहले छोटी से शादी की थी और 5 साल बाद अब मुझसे। छोटी को राजकाज से कोई मतलब नहीं था। दिन भर ऐशोआराम की जिंदगी गुजारना उसकी आदत थी। वह 40 के आसपास हो चली थी, लेकिन उसके आने के बाद भी प्रताप साहब का गम कम नहीं हुआ था। कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया टिकी है, इसीलिए प्रताप साहब ने मुझसे ब्याह रचाया था। मेरी उम्र यही कोई 20-22 साल के आसपास चल रही थी। मैं गरीब परिवार से थी। एक बार धूमरी गांव में जब प्रताप साहब आए थे, तब मैं बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ा रही थी। प्रताप साहब ने मेरे इस काम की तारीफ की थी और वे मेरी खूबसूरती के दीवाने हो गए थे। और न जाने क्यों उनके दिल में आया कि शायद मेरी वजह से उनके घर में औलाद की खुशियां आ जाएगी। मेरी माँ तो इस ब्याह के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन पिताजी की सोच थी कि इतने बड़े घर से रिश्ता जुड़ना इज्जत की बात है। खैर, बहुत शानो शौकत के साथ प्रताप साहब से मेरा ब्याह हुआ, जैसा कि दूसरी जगह होता है। सौतन आने पर पुरानी औरतें जलन करती हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। बड़ी ने ही मेरी नज़र उतारी थी और छोटी मुझे प्रताप साहब के कमरे तक ले गई थी। मेरे लिए शादी ब्याह की बातें एक सपने जैसी थी, क्योंकि गरीब घर की लड़की की इज्जत से गांव में खेलने वाले तो बहुत थे, पर इज्जत देने वाले नहीं थे। इसलिए जब प्रताप साहब के यहाँ से रिश्ते की बात आई, तब मैंने भी नानुकर नहीं की। अब बड़ी और छोटी के कोई औलाद नहीं थी, इसलिए आपसी तनातनी वाली कोई बात भी नहीं थी। हाँ, तो मैं बता रही थी कि बड़ी ही प्रताप साहब के साथ गांव-गांव जाती थी और वसूली करती थी। ऐसे ही एक बार वे रंभाड़ी गांव गईं। वहां सब किसानों ने तो अपने कर्ज का हिस्सा प्रताप साहब को भेंट कर दिया था, लेकिन सिर्फ रामू ही ऐसा था जो खाली हाथ था। वह हाथ जोड़कर बोला, प्रताप जी, ओले गिरने से फसल बर्बाद हो गई। पिछले दिनों मेरे माँ बाप भी गुजर गए। अब इस साल आप कर्ज माफ कर दें, तो अगले साल पूरा चुकता कर दूंगा। लेकिन बड़ी कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने लठैतों से कहा, बांध लो इसे, इसकी सजा हवेली में तय होगी। मैं जब प्रताप साहब के यहाँ आई, तब पहले पहल तो किसी बात पर अपनी सलाह नहीं दी थी, लेकिन प्रताप साहब चाहते थे कि मैं भी इस हवेली से जुड़ूं और जिम्मेदारी उठाऊं। धीरे धीरे मैं हवेली में रच बस गई और वक्त जरूरत पर सलाह देने के साथ साथ हवेली के कामकाज में हिस्सा लेने लगी। रात हो चली थी कि तभी हवेली में हलचल हुई। पता करने पर मालूम हुआ कि प्रताप साहब आ गए हैं। बड़ी ने अपना कोड़ा हवा में लहराया। तब मुझे एहसास हुआ कि आज भी किसी पर जुल्म ढहाया जाना है। अब मैं भी झरोखे में आकर बैठ गई। रामू को रस्सियों से बांधकर आंगन में डाल दिया गया था। अब बड़ी प्रताप साहब के इशारे का इंतजार कर रही थी कि उस पर कोड़े बरसाना शुरू करे। मैंने अपनी नौकरानी से उसको मारने की वजह पूछी। तब उसने बताया, मजली ठकुराइन, यहाँ तो यह सब होता ही रहता है। अरे, कोई बकाया पैसा नहीं दिया होगा। रामू थरथर कांप रहा था। तभी मैंने उस नौकरानी से प्रताप साहब के पास खबर भिजवाई कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ और मैं झरोखे के पीछे चली गई। तभी वहां प्रताप साहब आए और उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, प्रताप साहब, यह रामू मुझे ईमानदार और मेहनती लगता है, इसलिए इसे यहीं पटक देते हैं। पड़ा रहेगा, हवेली खेत खलिहान के काम तो करेगा ही, यह मजबूत लठैत भी है। प्रताप साहब को मेरी सलाह पसंद आई, लेकिन दूसरों पर अपना खौफ बनाए रखने के लिए उन्होंने रामू को 10 कोड़े की सजा देते हुए हवेली के पिछवाड़े की कोठरी में डलवा दिया। एक दिन मैंने नौकरानी से रामू को बुलवाया। हवेली में कोई भी मर्द औरतों से आमने सामने बात नहीं कर सकता था, इसलिए बात करने के लिए बीच में पर्दा डाला जाता था।
रामू ने पर्दे के दूसरी तरफ आकर सिर झुकाकर कहा, मजली ठकुराइन जी आदेश। जी ने पर्दे में से मैंने रामू को एक निगाह देखा। लंबा कद, गठा हुआ बदन, सांवले रंग पर पसीने की बूंदें एक अजीब सी कशिश पैदा कर रही थी। उसे देखते ही मेरे तन की उमंगें और मन की तरंगें उछाल मारने लगी। मैंने रामू पर रोब गांठते हुए कहा, तो तू है रामू, अब क्या हवेली में बैठे बैठे ही खाएगा? यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है, समझा? यह सुनकर रामू घबरा गया और बोला, आदेश मजली प्रतापाइन। मैंने कहा, इधर आ। यह जो प्रताप जी की बैठक है, उसके ऊपर मयान में हाथ से झलने वाला पंखा लगा है। उसकी डोरी निकल गई है, जरा उसे अच्छी तरह से बांध दे। मैं अब भी पर्दे के पीछे नौकरानी के साथ खड़ी थी। रामू बंदर की तरह दीवार पर चढ़कर मयान तक पहुंच गया और उसने पंखे की सभी डोरियां बांध दी। इसके बाद बैठक को साफ कर अच्छी तरह जमा दिया। दोपहर को प्रताप साहब ने बैठक का इंतजाम देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। जब उन्होंने इस बारे में नौकरानी से पूछा, तब उसने मेरा नाम बताया। प्रताप साहब की निगाह में मेरी इमेज अच्छी बनती जा रही थी। एक दिन मैंने प्रताप साहब से कहा, इस रामू को हवेली की हिफाजत के लिए रख लेते हैं, और कहीं जाते समय मैं भी अपनी हिफाजत के लिए नौकरानी के साथ इसे भी रख लिया करूंगी। प्रताप साहब ने मेरी बात मान ली और मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी रामू के ऊपर सौंप दी। हवेली से कुछ ही दूरी पर खेत था। खेत में मकान बना था, जिससे हवेली का कोई आदमी वहां जाए तो उसे कोई परेशानी न हो। एक दिन मैंने नौकरानी को बैलगाड़ी लगाने के लिए कहा। बैलगाड़ी के चारों डंडों पर चादर बांध दी गई थी, जिससे बाहर के किसी मर्द की निगाह हवेली की औरतों पर नहीं पड़े। चूंकि बड़ी अब 60 के पार हो चुकी थी, इसलिए ये सब बंदिशें उन पर तो नहीं थी। छोटी पर कम और मेरे ऊपर सबसे ज्यादा थी। खैर, हवेली के दरवाजे से बैलगाड़ी तक दोनों तरफ पर्दे लगा दिए गए और मैं उन पर्दों के बीच से होकर बैलगाड़ी में बैठ गई और रामू बैलगाड़ी पर लाठी रखकर हाँकने लगा। खेत पर जाकर मैंने रामू को मेड़ बांधने और पानी की ढाल ठीक करने के लिए कहा। थोड़ी देर में काली घटाएं उमड़ घुमड़ कर बरसने लगी। रामू अभी भी खेत पर काम कर रहा था। नौकरानी को मैंने ऊपर के कमरे में भेज दिया और कहा, जब चलेंगे तब बुला लूंगी, और बाहर से कुंडी लगा दी। बरसात तेज हो गई थी और रामू छपरे में खड़ा होकर पानी से बच रहा था। मैंने रामू को अंदर आने के लिए कहा, तभी जोर से बिजली कड़की और ऐसा लगा कि वह मकान पर ही गिर रही है। मैंने डरते हुए रामू को जोर से जकड़ लिया। उस समय मैं रामू के लिए औरत और रामू मेरे लिए मर्द था। थोड़ी देर में बरसात थम गई। मेरा मन सुख से भर गया था। रामू मुझसे आंखें नहीं मिला पा रहा था। मैंने उसे फिर से खेत पर भेज दिया और ऊपर के कमरे में नौकरानी, जो अभी भी सो रही थी, को झिड़क कर उठाते हुए कहा, क्या रात यहीं गुजारने का इरादा है? नौकरानी हड़बड़ाकर उठी और बैलगाड़ी लगवाई। वापस हवेली में आकर मैंने रामू को दालान में बुलवाया और बड़ी से कोड़ा लेकर रामू पर एक ही सांस में 10-20 कोड़े बरसा दिए। मेरे इस बर्ताव की किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन प्रताप साहब और बड़ी खुश हो रहे थे कि मजली भी अब हवेली के रंग ढंग में रच बस रही है। और उधर रामू अब भी यह नहीं समझ पाया कि आखिर मजली प्रतापाइन ने उस पर कोड़े क्यों बरसाए। पहली बात तो यह कि रामू को मैंने एहसास दिलाया कि जो खेत पर हुआ है, उसके लिए उसे चुप रहना है, वरना दूसरी, प्रताप साहब और नौकरानी को यह एहसास दिलाना कि मुझे रामू से कोई लगाव नहीं है। तीसरी यह कि अगर हवेली में मेरे से वारिस आता है, तो उसके हक के लिए मैं कोड़े भी बरसा सकती हूँ। इसके बाद मैंने प्रताप साहब को रात मेरे कमरे में गुजारने की गुजारिश इतनी अदाओं के साथ की कि वे मना नहीं कर सके। मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि यह औरतों वाला तिरिया चरित्र मुझ में कहाँ से आ गया, जिसके बल पर मैं अपने इरादे पूरे कर रही थी। अगले दिन मैं पहले की तरह सामान्य थी। नौकरानी से रामू को बुलाकर हवेली की साफ सफाई कराई। वह अभी भी डरा और सहमा हुआ था। समय अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। आज प्रताप साहब की खुशियों का पारावार नहीं था। हवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी। दावतों, कव्वाली और नाच गानों का दौर चल रहा था। कब रात होती, कब सुबह, मालूम नहीं पड़ता। जो पैसा अब तक हवेली की तिजोरियों में पड़ा था, खुशियां मनाने में खर्च हो रहा था। जगह जगह लंगर चल रहे थे।
दान धर्म चल रहा था और वो भी क्यों नहीं। प्रताप साहब का वारिस जो आ गया था। बड़ी और छोटी भी औरत थी और इतने दिनों तक हवेली को वारिस नहीं देने की वजह वे जानती थी। लेकिन इसके बावजूद वे यह समझ नहीं पा रही थी कि मजली ने यह कारनामा कैसे कर दिया। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।